नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बड़ा विजन में। आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, मिरर फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं। साइंस का जो लाइट का जो टॉपिक है, प्रकाश का जो टॉपिक है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और विशेष तौर से बोर्ड एग्जाम 10th हो या 12th हो, उनके लिए तो डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है वो दर्पण सूत्र से पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र है उसको डिफाइन करने के लिए हमें उसके जो पॉइंट हैं वो कुछ एक पता होने चाहिए। सबसे पहले बनाते हैं दर्पण। तो ये है दर्पण, कोई सा भी दर्पण ले सकते हैं, उत्तल दर्पण ले सकते हैं या अवतल दर्पण भी ले सकते हैं। मैं अवतल दर्पण ले रहा हूँ, ठीक है। ये अवतल दर्पण हमने ले लिया। इस अवतल दर्पण के सेंटर पॉइंट से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये लो मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण के लिए कुछ एक नियम है। पहली तो ये कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो हमेशा कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से। जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण में परावर्तन की घटना होती है और परावर्तन के पश्चात वो सदैव मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, फोकस बिंदु होता है। जैसे मान लो कि ये प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें सदैव और सदैव कहाँ से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी? फोकस बिंदु से, या फिर जहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु F। आ रही बात समझ में? दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरती हो? वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हो। कहाँ से होकर गुजर रही हो? वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही हो। ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ मान लेते हैं हम फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु का जोगोना जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र C। यदि कोई प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तो वो हमेशा अपने पथ का क्या करेगी? अनुसरण करेगी। वो अपने पथ का क्या करेगी? सदैव अनुसरण करेगी। ये मान लो इस पथ से होकर आ रही है तो वापिस परावर्तन के बाद इसी पथ का अनुसरण करेगी, ठीक है। सेकंड कि सीधी C पर है, वक्रता केंद्र C से गुजरेगी। आ रही बात समझ में? उसके बाद पहली कंडीशन तो ये होगी कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो सेंटर पॉइंट यानी फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, और यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वो अपने पथ का क्या करेगी? अनुसरण करेगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ से यहाँ परावर्तित होती है। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से होकर परावर्तित होती है तो वो जिस कोण पे आपतित होती है वापस उसी कोण पे क्या होगी? परावर्तित होगी। जिस कोण पे आपतित होगी, यदि मान लो ये कोण कितना है? थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। यानी कि कोण I = कोण R। आ रही बात समझ में? ये 3 स्थितियाँ होगी। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? समान कोण के साथ ध्रुव से परावर्तित होगी। ध्रुव से परावर्तित, ठीक है। यदि प्रकाश किरणें अनंत से आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर तो कहाँ से आपतित होती हुई प्रतीत होगी या फिर आपतित होगी? फोकस बिंदु से। और यदि प्रकाश किरणें कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो वो अपने पथ का क्या करेगी? अनुसरण करेगी, यानी वापस उसी से ही गुजरेगी। और यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे आके टकराती है, फिर ध्रुव से परावर्तित होती है, तो वो समान कोण के साथ, यानी जिस कोण के साथ आपतित होती है वापस उसी कोण के साथ क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। और ये जो मुख्य अक्ष है,
ये जो मुख्य अक्ष है वो हमेशा किसका काम करेगा, मुख्य अक्ष किसका काम करेगा इस स्थिति में, अभिलंब का काम करेगा। मुख्य अक्ष हमेशा इस स्थिति में किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। आई बात समझ में। ये 3-4 स्थितियां हैं, यदि ये आपको ध्यान है तो कोई भी डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो। अब हम बात करते हैं दर्पण सूत्र के ऊपर कि भाई दर्पण सूत्र है उसको किस प्रकार डिफाइन करें। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र जो है उसके अंदर आपको ये होता है दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये होता है मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। ठीक है, इसमें f क्या है, f बराबर होता है फोकस बिंदु। f बराबर क्या होता है, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु आ रही बात समझ में। u जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब नहीं सॉरी बिंब की दूरी। u है वो क्या होता है, बिंब की दूरी, और v जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आ रही बात समझ में। अब हम इस दर्पण सूत्र को 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये किस तरीके से हमें प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हमें देखें कि हम ये कोई अवतल दर्पण लेते हैं, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये दर्पण का क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को हम यदि गुजारते हैं, ये मान लो गुजारेंगे, तो परावर्तन के पश्चात अभी हमने बात की थी कि मुख्य प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात जहाँ से गुजरती है वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, F। आ रही बात समझ में। और यदि कोई प्रकाश किरण है, यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ मान लो क्या रखा हुआ, कोई बिंब रखा हुआ है, ठीक है ना, उससे एक प्रकाश किरण निकली मुख्य अक्ष से समांतर, जो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु F से होकर गुजरेगी। आ रही बात समझ में। दूसरी प्रकाश किरण मान लो फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, ये गुजर रही है। तो यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है, यदि समांतर गुजर रही है तो फोकस बिंदु से होकर आप परावर्तित होगी, और यदि फोकस बिंदु से होकर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये स्थिति बनेगी। अब यहाँ प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। इस स्थिति में क्या हो सकता है, इनको यदि हम नामकरण दें तो ये मान लो ए बी डैश ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश, इसको ओ एम एन, कोई भी हम नाम दे सकते हैं इनको। हो गए। अब देखो दर्पण सूत्र हमें डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल का चयन करेंगे। पहला ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लो ट्रायंगल नंबर 1 ये, और ट्रायंगल नंबर 2 ये ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। यदि हम इन ट्रायंगल को क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे तो आराम, बस इन दोनों ट्रायंगल को समरूप सिद्ध करना है, फिर ये वाले दो ट्रायंगल लेने, इनको समरूप सिद्ध करना है। अब देखो करते कैसे हैं। देखो ट्रायंगल नंबर 1 और 2 में देखो कोई भी दो एंगल बराबर करने हमें, तो एंगल ए यानी कोण ए और कोण ओ जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। क्यों है बराबर, 90 डिग्री इसलिए, तो इसलिए कोण बी ए एफ इक्विवेलेंट है किसके, कोण एंगल एफ ओ एम के। क्यों है, 90 डिग्री है इसलिए। आई बात समझ में। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण क्या होंगे,
बराबर होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि ये दोनों के दोनों कोण आपस में क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण है वो सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो कौन से कोण बराबर हैं? कोण बी एफ ए इक्विवेलेंट किसके हैं? कोण ओ एफ एम के। ठीक है, क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। आ रही बात समझ में? यदि किसी भी ट्रायंगल के दो कोण बराबर होते हैं, यदि किसी भी ट्रायंगल के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। और समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यदि जो समरूप त्रिभुज है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी ये वाली भुजा बट्टे इसकी ये भुजा। अब हम देखो इस स्थिति में एम ओ जो है ना, इसको हम क्या करते हैं? इसकी जो ये कर्वेचर है वक्रता है उसको हम क्या करते हैं? नगण्य मानते हैं। उसकी जो ये मिरर फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए हमें इसकी जो कर्वेचर है, इसकी जो वक्रता है ये वाली, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? नगण्य मानना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो देखो बी ए कौन से ट्रायंगल शुरू में लिए थे ना? हाँ, यहाँ लिखना बी। कौन से ट्रायंगल के बीच बात कर रहे हैं हम? बी ए एफ व ट्रायंगल बी डी सी। यहाँ लिख दिया बी ए एफ व एम ओ एफ से। ठीक है, सिद्ध कर दिया इनको समरूप। उसके बाद इनकी भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात लिखते हैं हम बी ए बट्टा ये वाली एम ओ इक्विवेलेंट किसके? भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। इसके बराबर ये वाली भुजा यानी कि ए एफ बट्टा ओ एफ। आ रही बात समझ में? अब देखो एम ओ जो है, एम ओ ये ए डैश बी डैश के बराबर नहीं है क्या? एम ओ ये जो है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है या फिर समान होती है। आई बात समझ में? तो ये वाली और ये वाली दूरी क्या है? बराबर है। अब ये दोनों दूरियां बराबर होने का कारण क्या है? ये दोनों के दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है? बराबर होती है या इक्वल होती है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एम ओ की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए डैश बी डैश। एम ओ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देखो बी ए बट्टा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए एफ बट्टा ओ एफ। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ रही बात समझ में? इसे क्या बोल देंगे हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है? दो ट्रायंगल और लेने हैं। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कौन से लेंगे वो देखो। इस बार हम ट्रायंगल यूज करेंगे ये वाले। कौन से? एक ये और दूसरा ये। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। इन दोनों ट्रायंगल को समरूप सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? देखो कौन से ट्रायंगल? त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज
NOF, A डैश B डैश F और ONF। ठीक है, इस बार ये दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं और इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो समरूप सिद्ध करने के लिए कोई भी दो एंगल इक्वल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए देखो कि ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। तो कौन सा, कोण बी डैश, कोण बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू किसके, एंगल एफ ओ एन के। क्यों है इक्वल, रीजन लिखो 90 डिग्री या समकोण, ऐसा भी लिख सकते हो आप। समकोण क्या है, समकोण 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं हम, समकोण। ठीक है, उसके बाद एक एंगल हो गया, उसके बाद ये वाला एंगल, ये और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और दोनों बराबर होने का कारण क्या होगा, दोनों के दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख हैं। दोनों के दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए कोण ए डैश एफ बी डैश बराबर कोण एन एफ ओ। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, एक मिनट सॉरी, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्यों है, शीर्षाभिमुख है। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों, ये दोनों ट्रायंगल नंबर 1 और 2 दोनों के क्या है, दो कोण बराबर है। और यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब यदि इनका अनुपात बराबर है तो देखो इनको कैसे लिख सकते हैं हम, NO बटे ए डैश बी डैश, NO बटे ए डैश, भाई इस भुजा का अनुपात बटे इसका अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात बटे इसका अनुपात, और अब इसका अनुपात बटे इसका अनुपात, यानी एफ ओ बटे में क्या आएगा, एफ ए डैश। अब देखो कि ये ओ एन जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है ना। ओ एन ये वाली भुजा जो है वो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या हैं, बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, बराबर होती है, समान अंतर हो जिनके बीच में। ठीक है, तो NO की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। NO इज इक्वल टू ए बी। आ रही बात समझ में, तो इसकी जगह ए बी लिखूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ ओ बट्टा एफ ए डैश। अब देखो ये हो गई समीकरण नंबर 2। कितनी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की जब हम तुलना करेंगे तो हमें एक पक्ष है वो हमें क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, बी ए बट्टा ए डैश बी डैश और बी ए बट्टा ए डैश बी डैश। यदि इसका दायां पक्ष बराबर है तो इसका बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यदि इसका दायां पक्ष बराबर है तो इसका बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। बायां पक्ष बराबर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर कर सकते हैं हम। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ए एफ बट्टा ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ बट्टा एफ ए डैश। आगे बात समझ,
इन दोनों के दाएं पक्ष को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हुई है ये वाली, इसका हम क्या करना है, नामकरण करना है, इनकी वैल्यू पुटअप करनी है। ए से लेके एफ तक की ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, ये पूरी डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, ए कहलाती है। ये पूरी दूरी कितनी है, ए है। और इसमें से यदि ये दूरी माइनस कर दें तो, नहीं ए पूछा है ना, ए एफ, ये ज्ञात करने के लिए हमें पूरी में से ये माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी दूरी में से यदि ये सी, स्मॉल सी जो है वो यदि माइनस कर दे हम, ये दूरी ज्ञात, ए एफ ज्ञात करने के लिए हमें, ए एफ ज्ञात करने के लिए ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए में से ये दूरी माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ए एफ की सी से डिनोट किए ए माइनस सी बटे सी बराबर ओ एफ क्या है, सी बटे ए एफ ए डेस, तो एफ का है ये और ए डेस का है ये वाली दूरी है वो क्या होगी। तो ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए हमें, ये दूरी हमें पता है कितनी है, बी है, कितनी है, बी। और बी में से यदि हम ये सी माइनस कर देंगे इस पूरी दूरी को डिफाइन करने के लिए, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी दूरी कितनी है, बी है। और बी में से यदि ये सी माइनस कर देंगे तो ये दूरी अपने आप आ जाएगी अपने पास, ये वाली दूरी आ जाएगी ए डेस एफ। तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, हमारे पास क्या प्राप्त होगा, बी माइनस सी। अब ये जो है इसको हम क्या करना करेंगे, वज्र गुणा करके सरल करेंगे। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा करके सरल करना पड़ेगा। तो देखो इस समीकरण 4 को जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर पर एज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमें करना क्या, इसको सरल करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगी कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, समीकरण नंबर 5। ठीक है, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, इक्वेशन नंबर 5। अब इसको हमें क्या करना है, पूरे के पूरे पद में, 3 पद हैं, तीनों पदों में ए बी सी का भाग देंगे। हम क्या करेंगे, तीनों पदों में ए बी सी का भाग देंगे। तीनों पदों में ए बी सी का भाग देंगे तो देखो क्या प्राप्त होने वाला हमारे, ए बी बटा ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बटा ए बी सी प्लस बी सी बटा ए बी सी। ठीक है, तीनों पदों में ए बी सी से भाग करने पर, ए बी सी से भाग करने पर, ए बी सी से भाग करने पर, ए बी सी से भाग करने पर। ठीक है, ए बी सी से भाग जब हम करेंगे, प्रत्येक पद को ए बी सी से भाग करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमें प्राप्त होगा 1/c इज इक्वल टू, यहाँ ए सी से कैंसिल हो जाएगा 1/b प्लस यहाँ प्राप्त होगा हमें 1/a। ठीक है, 1/a। अब 1/c जो है, c है वो क्या है, फोकस दूरी है। c को हमने किससे डिनोट किया है, फोकस दूरी से किया है। तो हम c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू b है, b जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। b क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रतिबिंब को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो 1/v प्लस u जो है, नहीं a जो है वो क्या है, बिंब की दूरी, और बिंब को किससे डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। तो 1/u। तो हमारे पास ये आ गया मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, साइड में आप यहाँ लिख देना कि c तो क्या है, फोकस दूरी, c किसे कहेंगे, फोकस दूरी को, c जो है वो है फोकस दूरी, फोकस दूरी है। b प्रतिबिंब, b प्रतिबिंब की दूरी है, और a जो है वो क्या है, बिंब की दूरी है। तो a इज इक्वल टू बिंब। आई बात समझ में,
ये हमारे पास दर्पण फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला जिसे हम बोल सकते हैं वो डिफाइन हो तो एकदम ही आसान है। बिल्कुल दोबारा से पूरा देखो कि हमें करना कुछ नहीं है। एक प्रकाश किरण को एक बिंब लेना है जिसकी एक प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारनी है और दूसरी वो फोकस बिंदु से होते हुए गुजारनी है। तो जहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा ये इस ट्रायंगल को और इसको समांतर समरूप सिद्ध करना है और ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। और आसानी से हम क्या कर सकते हैं, दर्पण सूत्र को डिफाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या सुधार करना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।